हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं शेयर कुछ एक्ट की। इसमें आप सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। एग्रीमेंट बायर एंड सेलर के बीच में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट ट्रांसफर होता है तो उसे हम सेल बोलते हैं। अगर येट टू बी ट्रांसफर एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। गुड्स हमारी जो होती है डिफरेंट टाइप की, इससे रिलेटेड बात करेंगे। देन प्राइस, जो कि मनी कंसिडरेशन होता है उसके बारे में। रेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम गुड्स तक का टॉपिक कवर करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स बिफोर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इससे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले जो हमारा एक्ट चलता था वो था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 7 चैप्टर में जो है कुछ रूल्स थे और उससे ही हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो गवर्न होता था। और जो हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1983 से मेनली बेस्ड है। और ये कब जो है इंडिया में अप्लाई हुआ है तो 1 जुलाई 1930 से होल ऑफ इंडिया में अप्लाई हुआ है। सेल ऑफ गुड्स से क्या मतलब है, इस पे अप्लाई होता है ये एक्ट। सेल ऑफ गुड्स पे अप्लाई होता है, इससे क्या मतलब है कि सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये? दे आर द सेलर, जो सेलर होता है वो ट्रांसफर करता है, एग्री होता है ट्रांसफर करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को इन गुड्स, जो कि क्या होंगी, गुड्स होंगी। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। मीन्स एक सेलर होगा हमारा, एक हमारा बायर होगा, और जो सेलर है वो एग्री करेगा कि वो अपनी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करेगा सेलर से बायर पे, और कंसिडरेशन में क्या लेगा, वो प्राइस चार्ज करेगा। Where, however, transfer of property in goods is to take place at a future date. अगर future date पे ये goods जो है ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम some condition के साथ तो उसे हम क्या बोलेंगे, agreement to sell बोलेंगे। और अगर the subject matter of such contract must always be goods, और जो goods जो सब्जेक्ट मैटर है इस एक्ट का वो गुड्स है। प्राइस फॉर गुड्स मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी एग्री टू बी फिक्स्ड लेटर ऑन एज अ स्पेसिफिक मैनर। फिर हम देखते हैं कि क्या है कि सेल क्या है। सेल एक तरह का टिपिकल बार्गेन है बिटवीन बायर एंड द सेलर। Sale of Goods Act 1930 or allows the parties to modify the provision of law by express stipulations. However, in some cases, the freedom is severely restricted. Main बात क्या है कि जो sale of goods क्या है, bargain है between buyer and seller. Scope of the act क्या है कि ये किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होता है। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम सेल मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं सेल में, तब तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं इस एक्ट को। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये जो एक्ट है 19 सेल्स एक्ट 1930 हमारा जो है ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लाइक लैंड, keys, शॉप, हाउसेज एक्सेट्रा। फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसके लिए कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट अवेलेबल है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज एप्लीकेबल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स ओनली विथ, जो ये हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जो हम ये पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है। द जनरल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं, एज फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब हम देख लेते हैं कि छोटी छोटी सी डेफिनेशन अवेलेबल है हमारे पास इस एक्ट में। सबसे पहले बायर एंड सेलर। बायर कौन होगा? बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय, मीन्स जो बाय करेगा या एग्री करेगा बाय करने के लिए गुड्स को। सेक्शन 2(1) में बात होती है। सेलर मीन्स अ पर्सन। सेलर कौन होगा? हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, या तो एग्री करेगा सेल करने के लिए, ठीक है, या सेल करेगा, ठीक है। टू टर्म बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो दोनों टर्म्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है और ये रिप्रेजेंट करते हैं दो पार्टीज को, रिप्रेजेंट करते हैं सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द टर्म आर sale of goods act, sorry. However, use in a sense wider than their common meaning. Not only the person who buys, but also the one who agrees to buy. इसमें दो चीजें कवर हो रही हैं। पर्सन जो बाय कर रहा है, पर्सन जो सेल कर रहा है, साथ में एग्रीज टू बाय या एग्रीज टू सेल भी इंक्लूड हो रहा है। सिमिलरली अ सेलर मीन्स नॉट ओनली अ पर्सन हु सेल्स, ना सिर्फ जो एग्री करता है सेल करने के लिए, बट ऑल्सो अ पर्सन हु एग्रीज टू सेल, जो कि फ्यूचर डेट पे होगा तो हमारा एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। अगर तुरंत हो रहा है, इमीडिएट हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा
सेल हो जाएगा, और अगर फ्यूचर पे हो रहा है तो हमारा एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दोनों चीजें कवर की गई हैं, एग्रीज टू सेल और सेल, एग्रीज टू बाय, एग्रीज और बाय। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है हमारी गुड्स की। गुड्स की डेफिनेशन में हमारा क्या आता है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी इसमें, एक्शनेबल क्लेम्स, मनी इन सर्कुलेशन, जो प्रेजेंट मनी सर्कुलेशन में है वो नहीं आएगी, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इन सर्कुलेशन। ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है ये, स्टॉक्स एंड शेयर, स्टॉक शेयर है तो वो भी आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स है तो वो भी आएगा, ग्रास है तो वो भी आएगा, थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, अगर कोई भी चीज अटैच हो रही है लैंड से तो वो भी, विच एग्री टू बी फेवर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, स्टॉक शेयर ग्रोइंग क्रॉप ग्रास, ये सारी चीजें हमारा इंक्लूड होगा। और क्या इंक्लूड नहीं होगा, एक्शनेबल क्लेम, मनी इन सर्कुलेशन। आगे हम बात कर लेते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए गए हैं इस एक्ट में क्या है गुड्स के लिए। गुड्स के केस में सबसे पहले हमारा आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड में होती है स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड, अनअसर्टेन गुड्स। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर गुड्स है, कंटिंजेंट गुड्स। तो हम एक एक करके सारे गुड्स के टाइप्स को देख लेते हैं। नाम से मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है तब वो एग्जिस्ट करती हैं गुड्स। आज सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दोस ओन्ड और पॉसेस्ड और अक्वायर्ड बाय द सेलर। और ये चीजें, ये जो गुड्स हैं वो पोजीशन में है सेलर के एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएंगी। वो गुड्स जो एग्जिस्टेंस में है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। एंड फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है असर्टेन गुड्स कौन सी होती है, आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मीन्स जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया है तो हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है जिन गुड्स को, उससे हम बोलेंगे क्या, ascertain goods. This term is not defined in the Act but has been judicially interpreted in actual practice. The term ascertain goods is used in the same sense as specific goods. When out of a lot or out of large quantity of uncertain, the number of quantity contracted for means सिंपल है कि जब आपका सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन गया है उसके बाद हमने कुछ गुड्स को जो है आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जांपल दिया हुआ है कि एक होलसेलर ऑफ अ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन, ही एग्रीज टू सेल 50, उसने एग्री किया कि वो सेल करेगा, होलसेलर था। Then these bales were selected and set aside, और जो 50 थी उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, तो ये हमने क्या कर ली, हमने आइडेंटिफाई कर ली है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असर्टेन गुड्स। नेक्स्ट हमारा है अनअसर्टेन गुड्स, आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेशली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब आइडेंटिफाई नहीं किया गया इन गुड्स को, तो उनसे क्या बोलेंगे, unascertain goods. They are indicated or defined only by description और sample से ही डिफाइन कर दिया गया। A जैसे कि एग्जाम्पल दिया, A agrees to sell B to B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying on in his shop। मतलब 100 पैकेट्स थे और A ने एग्री किया वो B को सेल करेगा। It is the sale of unascertain good because it is not known which packet is to be delivered। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने ऊपर वाले में आइडेंटिफाई कर लिया था, तो हमारी ये हो गई अनअसर्टेन गुड्स। नेक्स्ट हमारा जो है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन से गुड्स होंगे जो कि अभी मैन्युफैक्चर के पास है नहीं, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है, फ्यूचर में क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा या प्रोड्यूस करेगा और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन्स अक्वायर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। तो ये क्या होता है, ये हमेशा एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि वो फ्यूचर में करेगा। This never actual sale because the person cannot transfer what is not existent. Example दिया हुआ है, क्योंकि agrees to sell to you all the milk that is cow may in during the coming years। मतलब नेक्स्ट ईयर में जो भी उसकी जो गाय है वो दूध देगी वो उसे सेल करेगा फ्यूचर में, अभी एग्जिस्टेंस में ये नहीं है पर फिर भी क्या हुआ है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया है। नेक्स्ट हमारा है कंटिंजेंट गुड्स। क्या होती है कंटिंजेंट गुड्स, क्या होंगे, द एक्विजिशन ऑफ गुड्स विच डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन कंटिजेंसी, मतलब इवेंट पे डिपेंड करेगा गुड्स का। और कंटिंजेंट
कंटीजेंट गुड्स also operate as an agreement to sell. ये भी क्या है? Agreement to sell है, and not a sale so far as the question of passing of property to a buyer is concerned. In other words, like the future goods, in the case of contingent goods, also the property does not pass to the buyer. तो property है वो अभी buyer को transfer नहीं हुई at the time of making the contract. अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करेगा जो है गुड्स का एक्विजिशन। एग्जांपल दिया हुआ है, ए एग्रीज टू सेल टू बी पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही अबेल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। मतलब वो तभी भी इसमें क्या हुआ, ये एग्रीमेंट से लिखा हुआ कि उसने एग्री कर लिया कि वो बी को सेल करेगा। कब सेल करेगा? जब अगर वो किसी थर्ड पार्टी से उसे अक्वायर कर पाएगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स। तो ये हमारा क्या हो गया? कंटिंजेंट गुड्स हो गया। सारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले गुड्स के टाइप में एग्जिस्टिंग गुड्स, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी। फ्यूचर गुड्स जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होंगी। कंटिंजेंट गुड्स क्या होंगी? जो एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करेंगी। देन स्पेसिफिक गुड्स क्या होंगी एग्जिस्टिंग में? स्पेसिफिक गुड्स वो होंगी ऐसी गुड्स जिन्हें हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया और एग्री भी कर लिया है एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आइडेंटिफाई भी कर लिया और उस पर एग्री भी हो गए कि हम सेल करेंगे। और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके उस टाइम पे हमने ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? असर्टेन जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अनअनसर्टेन जिन गुड्स को हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा उसके बाद हम बाद में करेंगे, पहले नहीं करते हैं। इन फ्यूचर गुड्स के जो फ्यूचर में जो है मैन्युफैक्चर होंगी। कंटिंजेंट जो कि एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करेंगी।